अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरिश शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की टॉप स्टोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इंतखाबी निशान वाले से मुतालिक रही है। और सारा दिन ही इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मुतालिक बड़ा फैसला भी सुना दिया गया है और फैसले से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के इंतखाबी निशान से अब महरूम हो गई है और बज़ाहिर लग ये रहा है कि इलेक्शन से भी आउट होती हुई नजर आ रही है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पर भी काफी सवालात उठ रहे हैं, काफी उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाए गए और जब वो करवाए गए तो भी इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक नहीं करवाए गए हैं। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर अली जफर की जानिब से अब भी कहा जा रहा है कि उनके पास कोई और भी स्ट्रैटेजी मौजूद है। आज सारा ही दिन काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, सियासी हलचल काफी ज्यादा देखने में आई है और ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसी हॉलीवुड थ्रिल से कम नहीं था। ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने में आ रहे थे और सब उस वक्त चौंक गए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान नजरियाती ग्रुप से मुतालिक एक ऐलान सामने आया और उसमें ये कहा गया कि जितने भी अफराद के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स मौजूद हैं वो फौरन उसे जमा कराएं और किसी भी रुकावट की सूरत में कोई भी शिकायत हो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर हाई कोर्ट में जाकर फौरन बताई जाए। तो सारे लोग ही इस वक्त चौंक गए थे इस जमात का नाम भी सुन के और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब किसी और सियासी जमात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा। तो जब मजीद डिग आउट किया गया तो ये मालूम हुआ कि ये एक पॉलिटिकल जमात है और अगर इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देखें तो 2012 में इसका क़याम हुआ था और बानिया पीटीआई से इख्तलाफात की बुनियाद पर इकबाल डार साहब की जानिब से इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। 2018 में भी इस पार्टी ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था, अपने 35 उम्मीदवार मैदान में खड़े किए थे और अब भी 2024 के इलेक्शन में 70 उम्मीदवार ये मैदान में उतारने का इरादा भी रखती है। लेकिन सब उस वक्त हैरान हुए जब एक एग्रीमेंट इन दोनों जमात के दरमियान सामने आ गया और इस एग्रीमेंट के मतन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि ये दोनों पार्टीज पार्टनरशिप के तौर पर इलेक्शन में उतरेंगी और जिस जिस जगह पर एक पार्टी का कैंडिडेट मौजूद होगा उस जगह पर दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और इन केस बल्ले के इंतखाबी निशान को कुछ भी होता है या वो अवेलेबल नहीं होता है तो इस सूरत में बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन इकबाल डार साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी मुआहदा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के दरमियान नहीं हुआ है। वो अपने एलिगेशंस को दोहराते हैं और वो कहते हैं कि इख्तलाफात की बुनियाद पर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पोजरी का, जो कि डेफिनेटली एक हार्श वर्ड भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मेमोरेंडम के तहत पार्टीज में जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी प्राइम एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में, जिसकी दो जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के दरमियान भी कुछ ऐसा ही मुआहदा है। लेकिन हर दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि जो इंतखाबी निशान है उसके हवाले से मुआहदे को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। तो माजी में भी कैंडिडेट्स किसी और जमात के इंतखाबी निशान से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए नजर जरूर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में टेक्निकल इशू ये है कि क्या इस मुआहदे को इलेक्शन कमीशन में पेश किया गया है। अगर नहीं पेश किया गया है तो कानूनी पेचीदगियां उनके लिए मजीद भी बढ़ जाएंगी और इस वक्त उन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन हैं वो भी इस मेमोरेंडम से, इस एग्रीमेंट से इनकारी हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई मुआहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका
نہیں ہوا ہے. تو ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹس کو یہ کہہ چکی ہے, یہ ہدایت دے چکی ہے کہ ٹکٹس جمع کروائیں, لیکن اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا, جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تمام امیدواروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاسی جو وابستگی ہے پارٹی کے ساتھ اس کے متعلق اقرار نامے جمع کروائیں, اور جو پہلے سے جمع شدہ اقرار نامے ہیں اس کے مطابق جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. پرانی پارٹی کو چھوڑے بغیر نئی پارٹی کے لیے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا ہے, اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر یہ الیکشن ایکٹ 203 کی کھلم کھلا وائلیشن ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی منافی ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کافی زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے پلان بی کو پہلے ہی کاؤنٹر کر لیا ہے, دوسری طرف اب بلہ بھی ان سے چھن چکا ہے, لیکن بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے ابھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی اسٹریٹجی موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب پلان سی اور پلان ڈی کے ساتھ آئے گی, یا پاکستان تحریک انصاف اس کا کوئی توڑ نکالتی ہے, کوئی قانونی ایشو اس پر اٹھایا جاتا ہے, یا آگے مزید کیا ان کا اسٹیپ ہوگا؟ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ سارے معاملے میں اب وہ کیا کرتے ہیں, کہ آزاد حیثیت سے ہی وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کریں گے یا پھر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.